हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 3 का है। हम लोग 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। मतलब कि हम लोग इतना तक पढ़ चुके थे। 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस अकाल में लगभग क्या हुआ था, 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अब आगे खेती में सुधार की ज़रूरत, यानी जो खेती है तो उसमें क्या सुधार करना है उसकी ज़रूरत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? अगर बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? तो कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। तो क्या हुआ, जो कंपनी के ज़्यादातर अफसर हैं तो उनके विचार में यानी उन्हें लगने लगा था कि जो ज़मीन में निवेश करना है ना, और खेती में, अगर ज़मीन में निवेश करना है तो खेती में सुधार लाना जरूरी है। यानी ज़मीन में निवेश करना है तो खेती में सुधार लाना जरूरी होगा। ठीक है, यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। तो यह काम किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में लगभग 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में क्या किया, कंपनी ने आखिरकार 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया 1793 में, और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से जो ये बंदोबस्त किया गया, तो इसके शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जो राजा हैं और जो तालुकदार हैं तो उनको जमींदारों के रूप में क्या किया गया, मान्यता दी गई। ठीक है, और उन्हें किसानों से लगन वसूलने और कंपनी को राजस्व वसूलने का जिम्मा भी सौंपा गया। तो अब उनको क्या जिम्मेदारी दिया गया, जो किसान है ना उनसे टैक्स वसूलने, और जो कंपनी है उसको राजस्व चुकाना है। मतलब कि किसान से यानी फार्मर से आपको टैक्स लेना है, और कंपनी को आपको टैक्स चुकाना है। ठीक है, यानी कंपनी को राजस्व चुकाना है। ठीक है, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। तो जो उसके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि थी तो उसको फिक्स कर दिया जाता था, और इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें जो पैसा, जो राशि है उसको अस्थायी रूप से क्या किया था, तय कर दिया गया था। और इसका मतलब यही था कि जो भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था, मतलब उसमें बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। तो जो अंग्रेज है ना, तो उनको लगता था कि इससे हमें क्या मिलेगा, नियमित रूप से लगातार हमें राजस्व मिलता रहेगा, और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो ज़मींदार है ना, तो ज़मीन में खेती के लिए ज़मीन में खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। और उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, और इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो इसलिए, और उनको लगने लगा, अंग्रेजों को लगने लगा कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, और इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस से हमारे उस टाइम के अंदर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस टाइम का है। और उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, उस समय कौन था, कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है। ठीक है, हम लोग देखेंगे स्रोत नंबर 1, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। ये स्रोत 1 है। जो बंगाल का रैयत है ना, उस पर जो कोलब्रुक का क्या कथन है। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। देखिए, जो बंगाल के बहुत सारे जो गांव होते थे ना, कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टी पर ज़मीन दे देते थे, यानी दूसरे को पट्टी पर ज़मीन दे देते थे, और उससे भारी लगान वसूल करते थे, उससे भारी मात्रा में लगान वसूल करते थे। 1860 में एस.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। तो 1860 में एस.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की जो स्थिति थी इन शब्दों में बयान की थी।
बटाई की सारी शर्तों और बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीज आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को क्या करते हैं, कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल तो क्या था फ्रेंड्स, ये जो काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते, और जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता, तो देखिए जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, नहीं उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो ये लिखा गया है एक हम लोग देखें ना पहले, ये कोलब्रुक का कथन है, जो बंगाल का रैयत पर कोलब्रुक का कथन है, इसके द्वारा लिखा गया है। यानी बटाई की भारी जो शर्त था और मवेशी बीज आजीविका व कर्जों के जो बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार क्या करते थे, खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। एक तरफ जो कर्ज था ना भारी मात्रा में, उन सारी चीज़ों से खुद को बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में क्या करते, दिल लगाकर काम कर सकते हैं। किसी को अगर जीने का हक ढंग से ना मिले तो क्या वो दिल लगाकर काम कर सकते हैं? किसी डर स्थिति में कोई भी इंसान ढंग से काम नहीं कर सकता था, और ऐसे हालत में उन लोग क्या करते थे, ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद ही दिखाई देती थी। ठीक है, ऐसे हालत में उन्हें काम करना भी काफ़ी मुश्किल होता था। अब हम लोग देखेंगे समस्या। ये तो अस्थायी बंदोबस्ती तो लगा चुके थे, अब समस्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। तो जो कंपनी है ना, तो उसके अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में जो कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसका चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। बात यह थी कि जो कंपनी ने राजस्व तय किया था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था और उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। अगर कोई ज़मींदार पैसा राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो उसका ज़मीन क्या करते थे, छीन लिया जाता था। ठीक है, बहुत सारे ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। कंपनी बहुत सारे ज़मींदारियों को क्या करते थे, उसके ज़मीन को नीलामी कर चुके थे। इसके बाद 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे और 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुकी थी। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे जो ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन जो कंपनी है ना उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, तो कंपनी ने तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुका था, फिक्स कर चुका था। अब उस राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जो ज़मींदार है ना, तो उनको अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनमें से तो कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। तो उनमें से बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे तो जो शुरुआत के ज़मीनी बंदोबस्त के शुरुआत के साल में ही अपना ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए, और जो बचा हुआ था ना अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उससे लगान वसूल करते थे उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। जब तक किसान उनसे लगान वसूल सकते थे और उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ जो गांव है ना, गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। तो जो गांव है उसमें यानी गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत क्या था, दमनकारी दिखाई दी। और किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। तो जो लगान है तो उसको चुकाने के लिए महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता था तो उसका जो पुश्तैनी ज़मीन है उससे बेदखल कर दिया जाता था। देखिए अब
ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। जो महाल है ना, ये ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। ये एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। ये एक गांव या गांव का समूह होती है। अब हम लोग देखेंगे एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को, यानी 19वीं सदी की शुरुआत में ही जो कंपनी है ना, बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकते थे। यानी जो कंपनी है, यानी 19वीं सदी की जो शुरुआत में ही क्या था, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। अब हम लोग देखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, यानी इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। जो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत है तो अभी का समय में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए इस प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया जिसको 1822 में लागू किया गया। अब मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। तो मैकेंजी है ना, तो उसको लगता था कि उत्तर भारत का जो उत्तर भारतीय समाज है वहाँ गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया और गाँव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गाँव यानी ग्राम समूह यानी महाल, हर गाँव यानी ग्राम समूह, जो ग्राम का समूह होता है तो उसको क्या कहेंगे, महाल। ठीक है। तो ग्राम के समूह को क्या कहेंगे, महाल। वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था और इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। तो जो समय समय पर संशोधन की क्या रखी गई, गुंजाइश रखी गई। और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो जो राजस्व है उसको इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो इस व्यवस्था का क्या नाम दिया गया, महालवारी। हम लोग पहले क्या देखे, अस्थायी बंदोबस्त, फिर महालवारी। ठीक है। देखिए ये मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो है। ये 1819 से 1826 तक, 1819 से 1826 तक का। अब देखेंगे मुनरो व्यवस्था है क्या। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया। अब देखेंगे ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाका है उसमें भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार यानी रैयतवारी का नाम दिया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा करके भी देख चुके थे। यानी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया था, टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद कंपनियों द्वारा जो कब्जा में लिए गए कुछ इलाका है इस व्यवस्था को आजमा चुका था। ठीक है। और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। फिर टॉमस मुनरो ने क्या किया, इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयत से ही बंदोबस्त करना चाहिए। तो जो रीड और मुनरो है उनको लगता था कि जो दक्षिण में परंपरागत जमींदार जो दक्षिण में है ना, दक्षिण इलाका में, तो वहाँ पर परंपरागत रूप से जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त लागू करना यानी बंदोबस्त करना चाहिए। जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं, यानी जो पीढ़ियों से
तो काफ़ी समय से खेती करते आ रहे हैं। और राजस्व आकलन, अब हम लोग देखेंगे राजस्व आकलन। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति, एक पिता जिस प्रकार से अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उसी प्रकार पिता की भांति किसानों की रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। ठीक है, किसान फसल उगाएंगे तभी तो टैक्स दे पाएंगे ना। अब हम लोग देखेंगे सब कुछ ठीक नहीं था। अगर देखेंगे सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखने लगी। यानी जो नई व्यवस्था लागू हुआ तो महज कुछ ही साल के भीतर उनमें समस्या फिर से दिखाई देने लगी। और जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। जो जमीन से मिलने वाली आमदनी है तो उसको बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा राजस्व, बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।